हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का युक्ति इस पर स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे। यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि बजट। तो यहाँ से प्रश्न आपको लगातार पूछे जाते हैं और यह इसलिए भी ज़रूरी है कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में यह बहुत काम देगा। आंकड़ों का अगर खेल खेलना है आप लोगों को और अपने उत्तर को बेहतर करना है, तो इन सारे आंकड़ों को याद करने की आवश्यकता और आवश्यकता अनुसार उसे अपने आंसर राइटिंग में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही वीडियो में हम प्रयास करेंगे सारी चीज़ों को सॉल्व करने का, आपके जितने भी प्रश्न होंगे उनके जवाब को यहाँ ढूंढने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सारी चीज़ों को। उससे पहले आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए युक्ति आइस को। और विभिन्न प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम है, यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप चैनल आपको है, इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी जगह है, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि यह ट्रेंड है कि पिछले क्लास का कुछ प्रश्न आप लोगों को दिया जाता है डू यू नो में माइंड फ्रेश के तौर पर, तो चलिए बजट से संबंधित कुछ प्रश्न को देखते हैं। और यह स्टार श्रेणी का आप लोग रखते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको स्टार श्रेणी में रखना है। जो भी आप क्रक्स पढ़े हैं लास्ट क्लास में, उससे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर जो टॉपिक है उसको हम यहाँ संग्रह करते हैं। तो पहला है केंद्रीय बजट का जो है 25-26, उसका थीम क्या है। थीम लगातार प्रश्न आपको थीम के तौर पर पूछा जाता है, तो इसे आप लोग कवर करेंगे। बजट जो है 25-26 के परिवर्तनकारी सुधार के तंत्र कौन कौन से हैं या निर्धारित किए गए। सुधार के तंत्र क्या बताए गए हैं, आपको 6 सुधार के तंत्र बताए गए थे, तो उसको आप लोग को लिखना है। फिर तीसरा नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा 25-26 जो बजट है उसमें लगभग 50,65,345 करोड़ रुपये के खर्च करने का अनुमान है। तो जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से कितना अधिक है, अर्थात जो कुल बजटीय आवंटन है वो पिछले गत वर्ष के बजटीय आवंटन से कितना अधिक है, यह प्रश्न है। तो आप इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बजट 2025-26 में सरकार की सकल कर राजस्व कितनी है, अर्थात जो इस वर्ष बजट आया है उसमें सरकार का कितना सकल कर राजस्व है, आंकड़े आपको बताने हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 5वां नंबर है, बजट 2025-26 में भारत सरकार के कुल आय, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत खर्च करने का क्या रखा है, आंकड़े दिए हैं आप लोगों को, अनुमान रखा है कि खर्च किया जा सकता है इतना। तो उसमें राज्य करों और राज्यों शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 6ठे नंबर प्रश्न पर है, भारत सरकार के राजस्व प्राप्तियों में गैर कर आय के रूप में कौन कौन से मद शामिल होते हैं, अर्थात जो राजस्व प्राप्तियां टोटल होती हैं सरकार की, उसमें गैर कर आय का मद है वो कौन कौन सा है, यह बताना आप लोग को है। 7वां नंबर प्रश्न है, बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन को निर्देशित किया गया, तो वो 4 इंजन कौन कौन से आप बताने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है, एमएसएमई संबंधी नवीनतम टर्नओवर की सीमा क्या निर्धारित किया गया है। आप लोगों को पता है, एक आंकड़ा आप लोगों को एक फ्लो चार्ट दिया था जिसमें आपको 2 तरीके का फ्लो चार्ट बनाया गया था, आप लोगों को याद होगा। तो इसमें आपको बताना है इस तरफ का जो टर्नओवर के आधार पर किस तरीके से आपको एमएसएमई की परिभाषित किया गया, सीमा क्या वो बताना है। फिर पवन ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बजट में इसकी चर्चा है। तो ये लगातार पिछले सालों से, जब से कोप में पंच तत्व का कॉन्सेप्ट दिया गया है, पंच तत्व का कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, तब से चर्चा है नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष से राज्यों का निवेश अनुकूलता सूचकांक लागू होगा। जिस प्रकार से राज्यों के साथ हम कैसे अनुकूलन व्यवस्थित कर पाएंगे, आंकड़ों को किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ साझा कर पाएंगे, या बेहतर सुशासन की व्यवस्था को कैसे स्थापित करेंगे, इसके लिए आपको राज्यों का निवेश अनुकूलता सूचकांक लाया जाएगा। तो किस वर्ष से लागू हो रहा है, तो ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो भी मुझे देख रहे हैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने आज के क्लास में आते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। तो क्या सारे जो तथ्य है आपको इस सर्वेक्षण में शामिल, जिसमें हम बात करते हैं 13 अध्याय के तौर पर यह शामिल किया गया है। तो क्या सभी जगह से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी अध्याय से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो आप लोग को यहीं से ढूंढना है, तो क्या है, कौन सा टॉपिक है, किस तरीके के टॉपिक को एग्जाम में प्रश्न के तौर पर शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना आंकड़ों में याद रखना है, जिसमें प्रथम
या किसी प्रकार का अचीवमेंट आंकड़ों में आ रहा है कि भारत इस क्षेत्र में पहला स्थान आ गया, दूसरा स्थान आ गया, विश्व में चौथा स्थान रखे हुए है, तो जो भी आंकड़े आपको आएंगे इस प्रकार के कुछ आंकड़े होंगे। पूरे जो आर्थिक सर्वेक्षण आपका होगा उसमें 10 से 15 ऐसे आंकड़े होंगे जहां पर भारत ने कुछ स्थान प्राप्त किया है। स्थान प्राप्त किया है तो आपको सबसे पहले उसको याद करने की जरूरत होगी। दूसरा, सामाजिक उत्थान से संबंधित कुछ आपको आंकड़े आए होंगे, जैसे महिलाओं से संबंधित। फिर उसके बाद आपको हमारे जो वर्ग हैं जिसमें हम बात करते हैं युवा वर्ग, वृद्ध वर्ग, तो इस प्रकार से प्रश्न आपको वहां से पूछे जा सकते अगर कुछ आंकड़े आए हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना आप लोगों को, कुछ लक्ष्य सरकार के होंगे, लक्ष्य से संबंधित आंकड़े होंगे, तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख के चलना। जैसे 2026 तक लक्ष्य है, 2030 तक लक्ष्य है, 2047 तक लक्ष्य है, 2050 तक लक्ष्य है, 2070 तक लक्ष्य है। कुछ आंकड़े होंगे सर्वेक्षण में चर्चा उसकी, तो आपको क्या करना है, उसको याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी बदलते परिप्रेक्ष्य को समझना है। जैसे बदलते परिप्रेक्ष्य में हरित आवरण की बात करते हैं हम लोग, है ना, हरित आवरण की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के कुछ टॉपिक है जहां पर आपको जरूर फोकस करने की आवश्यकता होगी। फिर नेक्स्ट उसके बाद शिक्षा संबंधी कुछ नए आंकड़े आए होंगे, तो आपको यहां से आपको प्रश्न को सॉल्व करने की जरूरत, उन सारे टॉपिकों को कवर करने की जरूरत होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट चीज़ों को कवर करेंगे। उससे पहले देखिए इसकी भूमिका को समझ लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण का। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण अगर हम बात करें 24-25 की, तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए वार्षिक आर्थिक समीक्षा है जो देश के समग्र आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करता है। जो देश क्षेत्र में किसी प्रकार का आर्थिक गतिविधि हो रहा है, तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसकी भूमिका क्या होगी, इसके विकास में, इसके उत्थान में, तो इसकी ही आकलन इसके परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है। जो क्या होता है, 3 रूप से होता है। एक गत वर्ष के तौर पर होता है, गत वर्ष में क्या स्थिति थी, एक वर्तमान वर्ष में क्या इसकी स्थिति है, और भविष्य में इसकी क्या स्थिति होगी, तो भविष्य में स्थिति की बात होती है। तो ये 3 फैक्टर याद रखिएगा, ये 3 रूप से शामिल किए जाते हैं आंकड़ों का। उसके आगे के भी आंकड़े होते हैं, पर मुख्यतः 3 वर्ष के तो आंकड़े शामिल होते ही होते हैं। उसके हो सकता है 5 वर्षों का भी आंकड़ा आपको दे दिया जाए, 4 वर्षों का आंकड़ा दे दिया जाए, पर मुख्यतः 3 वर्ष का आकलन तो होगा ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, नीति निर्माण प्रक्रियाओं के आधार तैयार किए जाते हैं कि देश का पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, नीति कैसे बनाई जाएगी, उसके लिए बात करता है। सरकार की आर्थिक रणनीतियों, प्राथमिकताओं और सुधारों की रूपरेखा सामने लाता है। 3 सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जहां पर आर्थिक सर्वेक्षण आपको बताता है कि हमारा आर्थिक रणनीतियां क्या है, देश की आर्थिक रणनीतियां क्या है, पूरा इकोसिस्टम हमारा किन आर्थिक नीतियों के साथ चल रहा है, साथ ही साथ प्राथमिकताएं क्या सरकार की है, केंद्र की प्राथमिकताएं क्या है, और केंद्र द्वारा निर्देशित राज्यों को प्राथमिकताएं क्या दी गई है। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर आपको समझाया जाता है इस आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम। और सुधारों की रूपरेखा, ऐसे कुछ तथ्य हैं जिसके आधार पर सरकार अपनी एक विजनरी कॉन्सेप्ट देती है। विजनरी कॉन्सेप्ट कहने का मतलब कि भविष्य में हम कैसे काम करेंगे, किसी पक्ष को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, किसी समस्याओं को लेकर हम काम कैसे करेंगे। इन सारे तथ्यों को 3 बेसिक फंडे के तौर पर, 3 बेसिक मूल मंत्र के तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण आपके सामने होता है। तो इन सारे तथ्यों को आपको याद रखना है। साथ ही साथ याद रखना है यह दस्तावेज क्या होता है, केवल पिछली अवधि में देश की आर्थिक प्रगति, विकास दर, राजकोषीय प्रबंधन, व्यापार, निवेश, सामाजिक सूचकांकों का मूल्यांकन करता है, बल्कि भविष्य के संभावनाओं और चुनौतियों का भी संकेत देता है। यह केवल पिछले गत वर्षों की इन सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं करता है, वो भविष्य में इनसे संबंधित क्या समस्याएं हो सकती है, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, हमें किस प्रकार से सतर्क होना है बदलते परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इन सारे फैक्टर को समझिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण इस रूप से इंपॉर्टेंट है।
फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 विशेष रूप से एक समय प्रस्तुत किया गया है जब भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर है। तो इस प्रकार से ये आंकड़े और भी मजबूत होते हैं जब हम हैशटैग आपको @ क्या कर रखे हैं 2047 का लक्ष्य रख रहे हैं। तो हमारी नीतियां इस वर्ष जो आएगी इस दौरान, तो क्या यह हमारे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए सकारात्मक रूप से लेकर आ रहा है। तो ये सारे पक्ष यहाँ होंगे। यह सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था को लचीलापन, नीतिगत नवाचार, रोजगार सृजन और समावेशी विकास की दिशा में अपने कदमों को दर्शाती है, अर्थात उसकी झलक हमें देगी कि आने वाले समय में हमारे सरकार या उससे संबंधित जो विनियामकीय संस्थाएं हैं या संबद्ध जो संस्थाएं हैं वो कार्य कैसे करेगी। तो कुल मिलाकर आप आर्थिक सर्वेक्षण से इतनी झलक देखते हैं और यही बेस मेथड रखना आप लोगों को आगे सारे स्लाइड में जो भी आर्थिक सर्वेक्षण आप यहाँ पर देखिएगा भी, समझिएगा या उसको अपने की नोट्स के तौर पर शामिल कीजिए, तो इसे याद रखिएगा यही होगा। उससे पहले इतिहास की बात करें तो ध्यान रखिएगा 50-51 से ही प्रस्तुत किया गया था पहला आर्थिक सर्वेक्षण। ध्यान रखिएगा 1964 में यह आम बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था 64 तक। उसके बाद 64 के बाद क्या हुआ कि बजट से एक दिन पहले, जिस दिन बजट आएगा, जैसे 1 मार्च को बजट आया तो आपको 29 फरवरी को क्या कर दिया जाए, 29 फरवरी को एक दिन पहले क्या कर दिया जाए, या 28 फरवरी का होगा तो क्या कर दिया जाएगा, उसी दिन आपको रिलीज कर दिया एक दिन पहले। मान लीजिए अंतरिम बजट, इसी तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। चलिए, इसके अतिरिक्त याद रखना आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में कुछ विशेष तथ्य याद रखना। जैसे यहाँ से प्रश्न पूछता है कब आया, तो 31 जनवरी को आया। ध्यान रखिएगा 31 जनवरी को संसद में प्रस्तुत किया गया। तो इसका मतलब आपसे एक प्रश्न और यहाँ हो सकता है, तो बजट कब आया, तो बजट आपको 1 मार्च को आया, 1 फरवरी को आया, 1 फरवरी को। तो ये फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। एक दिन बाद बजट आता है तो उससे पहले एक दिन सर्वेक्षण आएगी, तो आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना केंद्रीय जो मंत्री हैं सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कितनी बार यह आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत की है, जबकि बजट में मैंने इनसे संबंधित आंकड़े आपको दिया हूं, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण हर वर्ष केंद्रीय बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत पेश किया जा रहा है। और ध्यान रखिए इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक प्रभाग अर्थात इकोनॉमिक डिवीजन आर्थिक कार्य विभाग DEA द्वारा तैयार किया गया। तो आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है किन के द्वारा, तो आज आपको इनका नाम याद रखना है और इनके बारे में कुछ जो नागेश्वरन है उनके बारे में कुछ फैक्ट याद रखना। जैसे ये अहमदाबाद जो है ना 1985 में IIM अहमदाबाद से MBA की और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से फाइनेंस के डायरेक्ट हुए, वहाँ पर मानद उपाधि प्राप्त हुई। उनके 2 साल बाद PM मोदी के इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल में के पार्ट टाइम मेंबर भी रह चुके हैं। तो यह फैक्ट आपको इनके बारे में याद रखना है। उसके अतिरिक्त चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अध्याय है, कहने का मतलब है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो 24-25 है वो कितने पार्ट में आया या अध्याय में आया, तो याद रखिएगा 13 अध्याय में आया। तो कम से कम यह सीरीज हो सकता है, प्रश्न पूछ दे तो क्या करना, कीवर्ड के तौर पर याद कर लीजिएगा आप लोग। यह अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की, और यह इस अध्याय से एक पूरा अध्याय बनाकर उसमें कुछ की पॉइंट बताए गए। मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में विकास अनौनस्यत्री संबंध की बात करता है। बाह्य क्षेत्र FDI को व्यवस्थित रूप देना, यह तीसरा है। कीमतें और मुद्रास्फीति उतार चढ़ाव से को समझना, ये चौथा आपको अध्याय बनाया गया है। मध्यम अवधि की परिदृश्य आपको गैर विनिमय से विकास को बढ़ावा, निवेश और अवसंरचना अनवरत रहे, यह आपको छठा है। इसी तरीके से 7वां है उद्योग से संबंधित, 8वां है सेवा, 9वां है कृषि और खाद्य प्रबंधन। आपको की पॉइंट पकड़ के रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद जलवायु और पर्यावरण आपको 10वां है। सामाजिक क्षेत्र आपको 11वां है। रोजगार और कौशल विकास आपको 12वां, और 13वां है कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। तो कम से कम क्या याद रखना, कीवर्ड्स आगे का याद कर लेना है ताकि सीरीज में पूछे तो आप उसे उत्तर दे पाए। चलिए नेक्स्ट है आपको कुछ में इन्फोग्राफिक विशेष के तौर पर याद रखना है। इसमें जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है और जो हमारा पहले 15 का था उसकी तुलनात्मक अध्ययन दी गई है, जहां एग्रीकल्चर में हम कितना वृद्धि किए, इंडस्ट्री में कितना किए, सर्विस में कितना, टोटल GDP कितना, टोटल संवर्धन कितना है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धन हमारा कितना है, तो यह आपको बताया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आंकड़ों पर जाना है। 2025 जो हमारा 5 है,
जो हमारा वित्तीय वर्ष 2025 की बात करें तो ये ग्रीन कलर का है और येलो कलर का आपका जो है एवरेज ग्रोथ आपको 15 का बता रहा है। तो ये आंकड़े थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर जीडीपी हमारा कितना है, ये आंकड़े आपको जो पीछे में दिखाया गया है तो आप इसे लगा सकते हैं यहाँ से। तो ये ध्यान रखना, ये सब सारे आंकड़े आगे मैं डिस्कस करूँगा, बस आंकड़ों के साथ थोड़ा सा आपको रूपरेखा लेनी। अब यहाँ से शुरू होता है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए बात यहाँ है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में इंफोग्राफिक में वित्तीय वर्ष जो हमारा है और जीडीपी वृद्धि और राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है। तो 23-24 का अंतरिम अनुमान की हम बात करें तो हमारा कितना 8.2% है, वहीं राजकोषीय घाटा 5.6%। और ये चार्ट को अच्छे से याद कर लिए, यहाँ से प्रश्न जरूर होगा। उसके बाद 2024-25 में पहला अंग्रिम अनुमान जो आता है उसमें आपको जीडीपी वृद्धि दर 6.4%, तो वहीं आपको राजकोषीय घाटा 4.8% है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.8% है, जो आपको बजट में इसकी चर्चा थी तो आपको यहाँ पर याद रखना है। 2025-26 में अपेक्षित जो अनुमान है ध्यान रखिए 6.3 से लेकर 6.8 हो सकता है, यह अनुमान है। और वहीं राजकोषीय घाटा आपको 4.4% है, जो कहाँ बता रहा है आपको याद रखना है, यहाँ पर बता रहा है जो बजट में इसकी चर्चा है। तो ये घाटे की प्रवृत्ति जीडीपी का प्रतिशत के तौर पर है, तो इसे याद करना, इसको देख लेना। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। और देखिए जो आप लोगों को A4 साइज का पीडीएफ दिया जा रहा है ना, A4 का साइज का पीडीएफ जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से अरेंज करके दिया जा रहा है, तो आप उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। और यह जो स्लाइड है आपको उसी का है, पर यहाँ पर क्या होता है ना, पीपीटी मोड में थोड़ा सा अरेंजमेंट का इशू हो जाता है। आपको वहाँ पर बेहतर तरीके से हर चीज़ को अरेंज करके रखा गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब है कि 2025 वित्त वर्ष में हम अध्याय के तौर पर देख रहे हैं कि पहला अध्याय अर्थव्यवस्था की स्थिति की चर्चा करता है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि वित्त वर्ष 2025 भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगा है। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता, अनुमान कितना है इस वर्ष का, तो 6.4%, ये याद रखना। इस वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में स्थिर कीमतों पर जीडीपी क्रमशः 6.7% और 5.4% वृद्धि दर्ज की गई। तो ये फैक्ट याद रखिए 2011-12 के स्थिर कीमतों पर, क्योंकि हमारा स्थिर कीमत इसी वर्ष से माना जाता है। अब है निजी निवेश में वृद्धि हुई है, बजट में यह बातें की गई है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार निजी निवेश उल्लेखित वृद्धि हुई, जैसे वित्त वर्ष 24 में यह 1.6 लाख करोड़ रुपये था और वित्त वर्ष 2025 में कितना हो गया, 2.45 लाख करोड़ हो गया। तो वृद्धि हुई है। तो याद रखिए गत वर्ष कितना था, इस वर्ष कितना था, ये आंकड़े याद रखने हैं। फिर विदेशी व्यापार की बात करें 2025 में पहली छमाही में, अर्थात अप्रैल और सितंबर का जो पहली छमाही होता है, याद रखिएगा वस्तु और गैर कारको सेवाओं में निर्यात कितना था, आपको 5.6%। और ये सब मैं पिछले ही क्लास में बता दिया हूँ कि गैर कारक सेवाएं क्या है, वस्तु और संबंधित सेवाएं क्या है, सभी की चर्चा हो रखी है। जबकि आयात क्या है, आपको 0.7% मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। मुद्रास्फीति और विदेशी, यह आपको टॉपिक याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। जैसे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे सीपीआई कहते हैं, आधारित मुद्रास्फीति जो वित्त वर्ष 2024 में घटकर कितना हो गया है, 4.9%। ये फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। और शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जिसे हम लोग FPI कहते हैं, पोर्टफोलियो जो हमारा विदेशी निवेश है, प्रवाह गिरावट देखी गई और जो अप्रैल दिसंबर में 2024 में 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि पिछली समान अवधि में यह 31.7 बिलियन था। तो कितना का गिरावट हुआ है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो यह फैक्ट, क्योंकि कारक बहुत थे अंतर्राष्ट्रीय, कुछ टैरिफ का दौर चल रहा था, उसके पहले युद्ध की घटनाएं हो रही थी, जिसके कारण यह हमें ऐसी स्थिति देखने को मिली। हालांकि इसी वर्ष हमारा 5 ट्रिलियन का बाजार भी बनता है। तो ये सब आंकड़े हैं, थोड़ा सा याद रखना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप जानते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई। यहाँ से प्रश्न आपको बेसिक पूछा जाता है कि सीपीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसमें कौन कौन से मद शामिल किए जाते हैं। तो बेसिक को भी थोड़ा देख के चलिए ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर पाए। चलिए बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में। तो ये खुदरा स्तर पर वस्तुओं सेवाओं का क्या करता है, आकलन करता है, जिसमें याद रखिए जो कीमतों, सेवाओं की कीमतों के समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापता है। अर्थात समय के साथ, अर्थात
4 महीने 5 महीने साल भर में किस प्रकार की कीमतें परिवर्तित हो रही है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका परिवर्तन की दर को मापना सीपीआई ही कहते हैं। यह सूचकांक खुदरा खरीदारों के दृष्टिकोण से महंगाई को दर्शाता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का बढ़ोतरी होगा इस सूचकांक में, तो इसका मतलब महंगाई बढ़ रहा है। यह फैक्ट याद रखना है। तो यहाँ से सीपीआई किसको दर्शाता है, तो देश की महंगाई दर को दर्शाता है कि महंगाई देश में कैसे चले, किसी वस्तु का मूल्य कैसे होता है। इसका प्रकाशन कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है, जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो याद रखिएगा यह एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। मंत्रालय किसके संबंध है, यह यूपीएससी में प्रश्न पूछा है, बीपीएससी में भी प्रश्न पूछे हुए, यूपीपीसीएस में भी प्रश्न पूछे हुए, ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अब घटक इसके कौन है, किनको किनको शामिल किया जाता है, तो याद रखिए उपभोक्ताओं के दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उनके कीमतों को ट्रैक किया जाता है, उन्हीं के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। जैसे भोजन, पेय पदार्थ, शिक्षा पर खर्च, आवास, चिकित्सा देखभाल, कपड़े, बिस्तर जो होते हैं, जूते, इस प्रकार के वस्तुओं पर, ईंधन, प्रकाश, संचार, मनोरंजन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होंगे उस पर कुल खर्च कितना हो रहा है, उसके मूल्यों में कितनी वृद्धि हो रही है, यह इसमें ध्यान रखिएगा। इसके कई उपरूप हैं, जैसे हम बात करते हैं इनको सीपीआई को अलग अलग रूप में भी बांटा गया, केवल एक सीपीआई नहीं है, इसमें 4 प्रमुख प्रकार है। जैसे सीपीआई IW अर्थात औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई एक याद रखिएगा। फिर दूसरा कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई, ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई, या सीपीआई ग्रामीण शहरी संयुक्त समान उपभोक्ताओं के लिए, जो हम और आप जैसे समान उपभोक्ता हैं, जो किसी प्रकार के कृषि, औद्योगिक और ग्रामीण मजदूरों के तौर पर श्रेणी में नहीं आते हैं, जो शहरों में या इस प्रकार के छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं और केवल अपना जीवन यापन अर्न करके किसी प्रकार का कार्य करके वो प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको सीपीआई इस श्रेणी में रखा जाता है, संयुक्त वाली श्रेणी में। तो ये याद रखिएगा। संकलन एजेंसी अभी मैंने बताया सीएसओ के द्वारा, ध्यान रखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, जो हमारा डिपार्टमेंट उसके द्वारा, कार्यक्रम मंत्रालय, क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा सीपीआई के आंकड़े को महीने में जारी किया जाता है। यह सूचकांक मुद्रास्फीति की गणना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ताकि यह बताया जा सके देश का वृद्धि किस रूप से प्रभावित होगा। ठीक है ना, मुद्रास्फीति, महंगाई सीधा सा बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति भी प्रभावित होती है। अब इसका उपयोग नीतिगत निर्णय लेने में, वेतन संशोधन, महंगाई भत्ते, डीए की गणना करने में, वित्तीय विश्लेषण करने में योगदान होता है, जिससे क्या होता है कि राष्ट्र के संकुचन को रोका जा सकता है। संकुचन कहने का मतलब वित्तीय संकुचन किस रूप से प्रभावित है, नीतियाँ पहले बन जाती है ताकि हम उस पर अपना भविष्य के जो हमें डैमेज होगा वो रोका जा सके। अब सीपीआई के प्रकार, जिसमें CPIW जो आप देख रहे हैं यहाँ पर W है, CPAL अर्थात मजदूरों के लिए, कृषि मजदूरों के लिए, और CPLR अर्थात ग्रामीण मजदूरों के लिए। तो ये जो है ना श्रम ब्यूरो और श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और सीपीआई जो अभी वर्तमान में आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से देखते हैं सीपीआई, उसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन जो है उसके द्वारा जारी किया जाता है। ये फैक्ट को थोड़ा सा याद रखना है कि एक जो है चौथा नंबर जो है वो आपको एनएसओ के द्वारा, और बाकी 3 जो है आपको ध्यान रखिएगा श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं आंकड़े। तो इस थोड़ा सा फैक्ट को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसी में अध्याय 1 में विदेशी मुद्रा भंडार। तो देखिए ध्यान रखिएगा, विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 में 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। जो आंकड़े जब 3 जनवरी 2025 की बात कर रहे हैं तक यह आंकड़े हो गया था कितना, 634.6 बिलियन डॉलर। तो गिरावट कुछ दर्ज की गई है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिए। कारक मैंने बताया, युद्ध का कारक था, फिर टैरिफ वर्ल्ड में लग रहे थे, जिसके कारण विदेशी निवेशक यहाँ पर क्या विदेशी मुद्रा भंडार के तौर पर नहीं हो पाया। अब बैंकिंग क्षेत्र एनपीए की बात करें, जिसमें सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों ग्रेस एनपीए की बात करें, जिसमें नॉन प्रॉफिट एसेट की बात करते हैं, वो घट कर कितना हो गया है, 2.6% हो गया, जो पिछले 12 वर्षों में न्यूनतम स्तर है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अगर एनपीए बढ़ता जा रहा है देश में तो कर्ज की स्थिति बढ़ती जाएगी। तो अब मैंने राजकोषीय घाटा क्या होता है लास्ट क्लास बजट पे ही आप लोगों को क्लियर किया हो, तो आप उसे जरूर देखिएगा।
फिर रोजगार की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर श्रम बल सर्वेक्षण जो PLF है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए बेरोजगारी दर की बात कर रहे हैं तो 2017-18 में यह 6% था और वही 22-23 और 24 में यह 3.2% था। तो ध्यान रखिएगा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए बेरोजगारी दर जो 23-24 में है, नवीनतम आंकड़े जो सर्वेक्षण में बात की गई 3.2%। याद रखिएगा क्षेत्रीय विकास दर भी आपको याद रखना है, जैसे गांव में कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्र अनुमानित वृद्धि हुई है तो 3.8%, औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% और सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि हुई है। तो ये सब सारे फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा अध्याय। देखिए आंकड़ों को समझिए, आंकड़ों को अगर बेहतर तरीके से समझिए कि एग्जाम ओरिएंट क्या प्रश्न पूछा जाता है, यह क्यों जरूरी है, तो जितने भी आंकड़े आपको दिख रहे हैं ना वो आसानी से आप लोग उसको कवर कर पाइएगा। और क्या करना है, की नोट्स भी बनाते चलना है। आपको की नोट्स के तौर पर याद होगा मैंने क्या बताया था क्लास के दौरान, जो गूगल मीट क्लास होता है उसमें बता रखा है कि PYQ कमांड कर लीजिए। PYQ कमांड अगर हो जाता है आप लोगों को, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक BPSC का और एक होलिस्टिक जो आपको घटना चक्र की बुक आती है उसमें जो चर्चा किया हुआ है विभिन्न एग्जाम का, UPSC, UP PCS और भी अदर स्टेट PCS का, तो आप इन दोनों पर कमांड कीजिए और देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न आपको आर्थिक सर्वेक्षण से आ रहे हैं, बजट से आ रहे हैं या कोई भी टॉपिक से आ रहा है। अगर आप ये कर ले तो बहुत आसान होगा आपको चीज़ों को सेग्रेगेट करने, अलग करने में और अपने समय के साथ सारी चीज़ों को पूरा करने में। कुछ बच्चों का कॉल आया था, सर कुछ ही महीने बचे हुए, 1 महीने बचे हुए एग्जाम को, सर इतना जल्दी कवर हो पाएगा? एकदम निश्चिंत होकर चलिए, आपको वही चीज़ बताई जा रही है जो एग्जाम में आएगा और इतना ही बता रहा टू दी पॉइंट, जो आपको केवल रिवीजन करके जाना है। 2-3 दफ़ा रिवीजन कर लीजिए। क्लास होता है, एक रात को पढ़िए, एक सुबह पढ़ लीजिए नए दिन की शुरुआत से पहले। अब नई चीज़ों को पढ़िएगा उससे पहले क्या करना, रिवीजन कर लेना है। 2-3 दफ़ा कीजिए, सारे आंकड़े याद हो जाएंगे। अब याद रखना है दूसरे नंबर अध्याय में क्या बोला जाता है, मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय समावेशन क्या होगा, निवेशक सहभागिता, वैकल्पिक निवेश उपकरण किस रूप से प्रभावित होंगे और शेयर बाजार पूंजीकरण, बीमा क्षेत्र और बीमा क्षेत्र में किस प्रकार से प्रगति हुई है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, आपको वित्तीय समावेशन से प्रश्न पूछ सकता है। RBI वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 के अंतर्गत यह बढ़कर कितना हो गया, 64.2% हो गया। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगर निवेशक सहभागिता की बात करें तो नवीनतम आंकड़े जो 31 दिसंबर 2024 का दिया गया है वो पूंजी बाजारों निवेशकों की संख्या बढ़कर कितना हो गया, 13.2 करोड़ हो गया। तो हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में निवेशकों की संख्या बढ़ रही है, जिससे देश पर विश्वास कायम हो रहा है, देश के बाजारों पर विश्वास कायम हो रहा है, राष्ट्रीय क्षेत्र देश के अंदर के लोगों का भी और बाहरी लोगों का भी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शेयर बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। जो आंकड़े हैं आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। फिर बीमा क्षेत्र में याद रखिएगा 2024 में ये 2.8% पहुँच गए, जबकि कुल बीमा जो है पहुँचकर 3.7% हो गया। ये आंकड़े बीमा घनत्व को बताता है, जो कितना घनत्व है 2024 में 95 हो गया है डॉलर, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति हमारे देश में $95 प्रति घनत्व के तौर पर बीमा करा रहा है। तो ये फैक्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है। क्लियर, इसी का फ्लो चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, अगर उसको याद कर पाएंगे इसको भी देख लीजिए एक नज़र, जिसमें है कि कितना करोड़ जमा राशि हुई और कितना करोड़ अग्रिम राशि हुई, उसके साथ 700 जिले में कितनी शाखाएं बैंक की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन रहा, इस प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं। तो थोड़ा सा क्या करना, आंकड़ों के साथ खेलते रहना है आप लोगों को। फिर उसके बाद दूसरे ही अध्याय में वित्तीय समावेशन की बात हम जब कर रहे हैं, इसमें एक सूचकांक आता है। देखिए यहाँ पर पूंजी बाजारों में विकास किस प्रकार के विकास हो रहे हैं, तो ध्यान रखिए प्राथमिक बाजारों में 11.1 लाख करोड़ जुटाए गए हैं, इस तरीके से आंकड़े हैं। फिर उसके बाद आपको याद रखना है IPO में संख्या जो बढ़कर कितना 259 हो गया है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। फिर आपको यहाँ पर एक और भी मासिक औसत सकल जो SID प्रवाह है, SID प्रवाह जो होता है वो दुगना हो गया, तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सारे फैक्ट को देख लेना है। क्लियर है। और एक भारत का बाजार पूंजीकरण और GDP का अनुपात कितना रहा, 136% रहा था। जो हमारा पूंजीकरण जो हो रहा है, बाजारों में निवेश हो रहा है, और हमारा GDP का अनुपात कितना है, 136% का है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं
तीसरे अध्याय में बाह्य क्षेत्र में एफडीआई और व्यवस्थित रूप देना, तो एफडीआई को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है उसके लिए आंकड़े दिए हुए हैं, जिसमें वाणिज्य और व्यापार के संदर्भ में ट्रेड एंड कॉमर्स में कुल निर्यात क्या है, कुल आयात क्या है, व्यापार घाटा क्या है, वस्तु और निर्यात लक्ष्य क्या है, सेवाओं में वैश्विक योगदान किस रूप से रहा है, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कुल निर्यात कितना है, कुल आयात कितना, व्यापार घाटा, ये यहाँ से लगातार प्रश्न पूछता है। जहाँ पर हम बात करते हैं कुल निर्यात का, तो अप्रैल दिसंबर 2024 में भारत का कुल निर्यात 6% वार्षिक वृद्धि के साथ कितना अरब था, 602.6 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। वहीं कुल आयात इसी अवधि में आपको 6.9% वृद्धि के साथ 682.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। तो इस प्रकार से हमें क्या हुआ, भारत का कुल व्यापार घाटा बढ़कर कितना हो गया है, 79.5%। सबसे ज्यादा व्यापार घाटा हमारा चीन के साथ होता है, तो यह भी याद रखना आप लोगों को, क्योंकि चीन के साथ आपको बार बार प्रश्न पूछेगा। तो ये सब सारे फैक्ट याद रखिएगा। इसी तरीके से भारत वस्त्र निर्यात में 2030 तक वस्त्र निर्यात 150 अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो लक्ष्य रखा है तो इसको स्टार रखिए आप लोग कि वस्त्र क्षेत्र में निर्यात, वस्त्र निर्यात में भारत 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर की बात कर रहा है, तो 150 अरब की। सेवा क्षेत्र में वैश्विक योगदान की बात करें तो जैसे हमारा सेवा क्षेत्र है, दूरसंचार है, कंप्यूटर है, सूचना है, इस प्रौद्योगिकी को लेकर हम वैश्विक निर्यात में योगदान 10.2% है, जो यह क्षेत्र भारत का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनाता है। तो यह फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसी तरीके से आपको याद रखना है। कुछ फ्लो चार्ट यहाँ दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड है, आंकड़ों के संबंधित। तो अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो इस फ्लो चार्ट को देख कर भी आप समझ सकते हैं, ठीक ना, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ई कॉमर्स उपभोक्ता बाजार में क्या किया गया है, तो याद रखिएगा B2C, याद रखिए B2C जो बाजार होता है ई कॉमर्स का, उसमें B2CE बाजार, ई कॉमर्स बाजार में 2026 तक हम लोगों ने क्या कर रखा है कि 150 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान रखा है। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कितना अरब डॉलर तक हम पहुंचेंगे, तो 150 अरब डॉलर का याद रखिएगा, आंकड़े दिया हुआ है। अब यहाँ पर 2030 तक हम 200 से लेकर 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक हो सकते हैं, ऐसा अनुमान आपको सर्वेक्षण में दिया गया है। B2C बाजार अर्थात ई कॉमर्स बाजार उसे कहते हैं, ऑनलाइन बाजार, जहां पर ध्यान रखिएगा जो ऑनलाइन बाजार होता है जहां पर सीधे व्यक्तिगत ग्राहकों के उत्पाद और सेवाएं खरीदते हैं, जैसे हम आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, XYZ किसी से भी हम ऑनलाइन डायरेक्ट खरीद लेते हैं। तो उसे बाजार को एक लोकप्रिय बाजार ई कॉमर्स मॉडल के तौर पर देता है, जहां पर खुदरा बिक्री, ऑनलाइन खुदरा बिक्री की जाती है, हम एक सामान दो सामान खरीद सकते हैं। तो इसे B2C बाजार कहते हैं। किसी प्रकार का आइटम हो सकता है इसमें, याद रखिएगा। अब निर्यातकों के लिए व्यापार सुगमता संबंधी पहल सरकार के द्वारा की गई है। अगर इस तरीके से व्यापार पूंजीकरण बढ़ रहा है, 136% हमारा पूंजीकरण ज़्यादा है बाजारों का हमारे कुल GDP से, तो ध्यान रखिएगा कि लॉजिस्टिक केंद्रों के विकास में भारत सरकार बेहतर काम कर रही है। तो देख रहे होंगे आप हालिया निर्णयों में लॉजिस्टिक केंद्र बिंदु रखा है। फिर नीतिगत सुधार, जिसमें हम आपूर्ति दक्षता को बढ़ा सके, श्रृंखलाओं को बढ़ा सके। और लॉजिस्टिक केंद्र कहने का मतलब है ना, सामान ले जाने आने के लिए स्टॉपेज जो होता है, लॉजिस्टिक का कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए प्रवाह तंत्र बना कर रखा हुआ है, तो लॉजिस्टिक उसे कहते हैं। याद रखिएगा पेपरलेस ई बैंक आपको बनाया जा रहा है, जिसमें जो रिलायबल सर्टिफिकेट्स आपको दिए जा रहे हैं, आपको पेपरलेस ई बैंक आपको देखने को मिल रहा है। तो ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आप लगातार देखते होंगे, सरकार हर क्षेत्र में ये इस पर काम करे, पहल करे। आप लोग को याद होगा बजट में ही आप लोगों को बताया था कि वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, जो इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए लोगों को अपने घर तक बुला रहा है, विश्वास क्रिएट करने के लिए, न्यूनतम वेरिफिकेशन, केवाईसी इंटरसेप्ट करने के लिए हम केवाईसी पोर्टल को बेहतर कर रहे हैं, रजिस्ट्री को बेहतर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सरकार क्या कर रही, पेपरलेस ई कॉमर्स को क्या कर रही, बेहतर कर रही, ताकि निवेशक हमारे बाजारों में क्या कर पाए, निवेश कर पाए। और विश्वास कायम, जितना कागज़ सही रहेगा, जितना लेंदी प्रोसेस नहीं होगा अर्थात ईजी प्रोसेस होगा, उतना हम निवेश को क्रिएट कर पाएंगे। वहीं ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म की शुभारंभ किया गया भारत सरकार के द्वारा, लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आपको एक फैसिलिटेड मोबाइल एपीएस लॉन्च किया गया, जिससे एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं आप बाजार पूंजीकरण का प्राप्त कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, ऑथराइजेशन बढ़ेगा, लोगों में विश्वास क्रिएट होगा और एक ही स्थान से सारी सेवाओं को प्राप्त कर पाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसमें MCA का बहुत योगदान होता है।
एमसीए जो मंत्रालय है उसका बहुत योगदान है, तो ये फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है विदेशी निवेश के लिए, ध्यान रखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कितना आया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा वित्त वर्ष में एफडीआई हमारे देश में 8 महीनों के शुद्ध एफडीआई मात्र आपको कितना अमेरिकी डॉलर रहा है, 0.48 अमेरिकी डॉलर। और एफडीआई हम किसे कहते हैं, किसी अनिवासी व्यक्ति द्वारा किसी गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में इक्विटी लिखतों के माध्यम से निवेश करना, किसी इक्विटी में निवेश करना। मान लीजिए बाहर के कोई लोग होंगे हमारे देश में किसी कंपनी की इक्विटी में निवेश कर देंगे, तो उसको एफडीआई के तौर पर, जिसे फुली डॉक्यूमेंटेड आधार पोस्ट इशूज पेड अप कैपिटल के तौर पर 10 या उससे अधिक प्रतिशत का क्या होता है, इक्विटी हिस्सेदारी होती है। तो यह फैक्ट याद रखिएगा आपको एफडीआई। तो इस प्रकार के एफडीआई निवेश में हमको कितना प्राप्त हुआ, 0.48 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है। वहीं हम विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात करें तो अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान शुद्ध एफपीआई जो हमारा जो प्रवाह निवेश है वो 10.6 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जो पिछले इसी वर्ष की इसी अवधि में 31.7 अरब अमेरिकी डॉलर था। तो गिरावट आपको अप्रोक्स 20 का हो गया है, तो ध्यान रखिएगा 19 का अप्रोक्स। तो यह क्यों हुआ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय जो स्थितियां बनी हुई थी, हम रूस यूक्रेन की बात कर ले या आपको इजराइल और गल्फ में जो स्थितियां बनी हुई हैं, तो इस तरीके से जो हालिया दशकों में जो स्थितियां बनी है, उससे पहले कोरोना का भी स्थिति था, तो जिसके कारण ये सब घटनाएं आपको देखने को मिल रहा। वहीं एफपीआई अर्थात पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हम बात करते हैं भारत की वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक होगा, आपको बॉन्ड होगा, म्यूचुअल फंड होगा, विदेशी व्यक्तियों और निगमों संस्थानों द्वारा किए गए निवेश को हम कहते हैं जो पोर्टफोलियो निवेश। इसमें ध्यान रखिएगा निवेशक मुख्य रूप से क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विपरीत अल्पकालिक लाभ और पोर्टफोलियो विविधीकरण के उद्देश्य से होता है, जिसमें परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक स्वामित्व शामिल होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के निवेश आपको किए जाते हैं, जिसका आंकड़ा है 10.6 अरब डॉलर का। तो ये आपको याद रखना है एफडीआई में कितना आया है और एफपीआई में कितना आया, ये आंकड़े याद रखिए, 2 आंकड़े जरूर याद रखना है आप लोग को। उसी को मैंने इधर किया है, थोड़ा सा अच्छे से देखने की जरूरत है आप लोगों को कि ग्रॉस एफडीआई कितना है और हमने कितना प्राप्त किया है, इसके संदर्भ में कितना। तो यहाँ पर आंकड़े दिए गए, सर्विस सेक्टर में कितना है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में कितना, ट्रेड में कितना है, फिर कंप्यूटर में कितना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। इस प्रकार से आंकड़े दिए गए जो पहली छमाही आपको उसके आधार पर दिया गया, जिसमें हम बात करते हैं 19.1% की हिस्सेदारी के साथ यह इस प्रकार के ऊर्जा का स्थान आता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का। तो इसके बाद ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा किसमें अंतर प्रवाह हुआ है, तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ है, पहला याद रखना आप लोगों को। उसके बाद आपको प्रवाह प्रौद्योगिकी में हुआ है, तीसरा ट्रेडिंग में, और उसके बाद लास्ट में गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्थान आता है। देख सकते हैं 19.1% सेवा क्षेत्र में, उसके बाद 14 आपको किस में आया है, प्रौद्योगिकी में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आया है, ये फैक्ट याद रखिएगा। वहीं पर आपको उसके बाद 9.1% ट्रेडिंग में आया है, और गैर पारंपरिक ऊर्जा जो हमारा है 7.0% है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा प्रवाह एफडीआई प्रवाह किन क्षेत्रों में आया है, आपको सीरीज बना के प्रश्न पूछ सकता है। देखिए आंकड़े इसलिए दिए जाते हैं, फ्लो चार्ट इसलिए दिए जाते हैं, कुछ वहाँ से डायरेक्ट आपको प्रश्न दिख जाए। चलिए चौथे नंबर पर आते, चौथे अध्याय में। तो भारत का मुद्रास्फीति क्या है, तो खुदरा मुद्रास्फीति सीपीआई का हम बात करें इन्फ्लेशन का, तो वर्ष 2025 में यह 4.9% हो गया है। अब याद रखिएगा यह 4.9% है, जो पिछले वर्ष जो 24 का था वो उसमें 5.4% था। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्या हुआ है, थोड़ा सा हमें मुद्रास्फीति में अच्छे आंकड़े आए हैं। अब है कि कोर मुद्रास्फीति जैसे खाद है, ईंधन को छोड़कर अपने सभी अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। तो आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है, याद रखिएगा। वहीं उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक जिसे CPFPI कहते हैं, ध्यान रखिएगा वृद्धि दर्ज की गई है। 2024 में यह 7.5% था, जो वर्ष 2025 में 8.4% हो गया। ये आंकड़े याद रखिएगा। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए अनाज, दालें और सब्जियों जैसे जरूरतमंद चीज़ों को क्या कर रही है, प्रवाह उसका बढ़ा रही है मार्केट में। गेहूं और स्टॉक की सीमा बढ़ा रही है, खुला बाजार बिक्री जैसे गेहूं योजना ला रहे, गेहूं चावल को खुले बाजार में खोलने के लिए भारत ब्रांड के तहत बिक्री किया, जैसे चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल,
भारत सरकार का द्वारा अपना एक ब्रांड बनाकर, भारत ब्रांड बनाकर इन जरूरत चीज़ों को क्या किया गया, मार्केट में खोला गया ताकि कम दाम पर चीज़ें उपलब्ध कराई जा सके। दालों में शुल्क मुक्त आयात किया गया, जैसे देसी चना, तुअर, उड़द, मसूर दाल, पीली। तो इस तरीके से याद रखिएगा। स्टॉक सीमाएं, तुअर और देसी चना के स्टॉक को क्या किया गया, बढ़ाया गया। इस तरीके से याद रखिएगा। सब्जी बाजार, सब्जियों के लिए प्याज और टमाटर सब्सिडी प्राप्त बिक्री की गई। आपको समाचार पिछले वर्ष सुनने को मिला होगा। सरकार प्याज और टमाटर में क्या की रही, अपने तरफ से बेच रही है, तो यह सब्सिडी प्राप्त बिक्री दी गई वहाँ पर। प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाया गया, जिससे क्या हुआ, मुद्रास्फीति बढ़ाई जा सके, अर्थात जो हमारा खुदरा मुद्रास्फीति है उसको क्या कंट्रोल किया जा सके। बाजार में खाद्य वस्तुओं को पहुंचा दिया जाए सरकार कम कीमतों के आधार पर, तो लोगों को पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। नहीं तो निजी निवेश के तौर पर क्या होता है, निजी अगर हम खरीदने जाते, जो किसान अगर खेत से निकल रहा है, जो भी सब्जी निकल रही है, मान लीजिए वो 10 रुपया है, 10 रुपया है, मार्केट में आते आते वो 60 रुपया हो जाता है। तो 50 रुपये का ये जो दिक्कत है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। वहीं चार कीमती मुद्रास्फीति उतार चढ़ाव की समझना है, तो आईएमएफ भारत हेतु मुद्रास्फीति अनुमान की बात करें तो याद रखिएगा, वर्ष 2025 में यह मुद्रास्फीति दर 4.4% का था। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, इसके अनुसार हम बात करते हैं आईएमएफ में बाजार को लेकर कितना आंकड़े लगाए गए हैं मुद्रास्फीति अनुमान का। तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति दर 2025 में 4.4 लगाया गया, संभावना व्यक्त। वहीं 2026 में यह 4.1% रहने की संभावना आईएमएफ के द्वारा बताया गया। वही बात करें वैश्विक आर्थिक वृद्धि की बात करें, ग्लोबल ग्रोथ की बात करें आईएमएफ के द्वारा, तो 2024 में यह आंकड़े बताया था 3.2%, वही वर्ष 2025 में 3.3%। तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखिएगा कि किस तरीके से वृद्धि प्रभावित हो रही है, सारे संदर्भों को देखने का आवश्यकता है। उसके बाद पांचवा हम बात करें मध्यम अवधि के लिए किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, तो याद रखिएगा, विकसित भारत के लिए आर्थिक वृद्धि लक्ष्य जो है वो औसतन 8% के वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। जो हम 2047 की बात कर रहे हैं ना, अगर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, विकसित लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो औसतन हमें 8% की वार्षिक वृद्धि दर बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखिएगा, खनिज और सुरक्षा रणनीतिक के संसाधनों में 33 महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल जो माइंस है उसकी पहचान की गई, उसके लिए सरकार लगातार योजनाएं ला रही है। तो यहाँ पर चर्चा की गई है उन 33 महत्वपूर्ण खनिजों का, तो आप लोग को याद रखना है। लिथियम आयरन बैटरी आधारित निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार क्या कर रहा है कि लिथियम आयन बैटरियों की लगभग 75% हिस्सा चीन से आयात करता है, जिससे रणनीतिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता की चुनौती उत्पन्न हो रही है। इसकी लगातार सरकार क्या कर रही है, नई नई एग्रीमेंट कर रहे हैं, एमओयू साइन कर रही है। तो आपको पता होगा इसके बारे में, पिछले क्लास में जब डीएनए में करा रहा था वहाँ पर चर्चा किया था। लिथियम को बेहतर करने के लिए, लिथियम बैटरियों को पूर्ति करने, हमें उन राष्ट्रों पर भी फोकस करना होगा जहाँ पर हमारे संबंध अभी तक बेहतर नहीं है, जहां इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब ध्यान रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 गैर विनिमय व्यवस्था के रूप में लागू की गई है। अब देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले विश्व बैंक के द्वारा लाई जाती थी, जिसमें कुछ खामियां या चीन के साथ कुछ पॉजिटिव उसके इम्पैक्ट थे, जिसके कारण उसको बंद कर दिया गया, उसके जगह दूसरी नई रिपोर्ट आई। तो भारत सरकार अपने राज्यों के लिए क्या किया, राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लाए, जिसमें किस प्रकार से राज्य प्रदर्शन करेंगे, जिससे देश क्या होगा, बेहतर विकल्प लेकर आएगा, बेहतर लक्ष्य तय कर पाएगा या बेहतर परिणाम लेकर आ पाएगा। इस प्रकार से भारत ने क्या किया, भारत ने अपने राज्यों के लिए एक नई योजना 2.0 ईबीडी ईज डूइंग ऑफ बिजनेस के तौर पर हमें देखने को मिलता है, ईओडीबी। ध्यान रखिएगा, जिसमें अनुपालन में बोझ में व्यवसायों में कमी करने की बात करता है, सुव्यवस्थित आपको प्रणाली प्रक्रिया, डिजिटल प्रणाली, प्रवर्तन प्रोत्साहन के लिए कार्य करने की बात करता है, मानकों को नियंत्रणों को क्या कर बेहतर प्रबंधन की बात करता है। तो इस तरीके से आपको चरण 1 चरण 2 में आपको आगे जाने की बात करता है। तो कुल मिलाकर बात यह याद रखना है। वहीं हम बात करें ईओबीडी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक ने 2021 में इसे बंद कर दिया।
क्योंकि चर्चा ऐसी हो गई थी कि चीन इस पर प्रभाव अधिक दे रहा है, चीन के संदर्भ में बेहतर डाटे आ रहे हैं। और देखिए, जो देश मजबूत होता जाता है ना, वो अपने इन्फ्लुएंस में सारे सिस्टम को लेना चाहता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका दूध का धुला हुआ या ब्रिटेन दूध का धुला रहा होगा, कभी फ्रांस दूध का धुला हुआ है या इंडिया ही दूध का धुली हुई है। वो भी अपने आप को मोटिवेट करती है जब यथाशक्ति होनी चाहिए, यथाशक्ति होनी चाहिए उस तरीके से सिस्टम को। देखिए, हम न्यूट्रल होकर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि यह क्यों जरूरी है, क्यों करता है। क्योंकि राष्ट्र को है ना सबसे पहले रखना है ना, सबसे पहले रखना, हर जगह सबसे पहले रखना। तो इस प्रकार के आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं। जिस प्रकार संस्थान क्या होता है, अगर IMF, वर्ल्ड बैंक किसी देश के संदर्भ में बेहतर आंकड़े दे रहा है तो पूरा विश्व का निवेशक उस पर टूट पड़ेगा उसके यहाँ निवेश करने के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद होगा, अडानी को लेकर एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट आता है। उससे पहले 4 कंपनियों को उसने टारगेट किया था, चारों आज नास्ता नाबूद है। तो याद रखिएगा, कोई संस्था किसी देश के इन्वेस्टर को या किसी देश के निवेशक को किस रूप से प्रभावित कर सकता है, इन आंकड़ों से ही तय होता है। तो याद रखिएगा, यह किसी राष्ट्र के द्वारा संकल्पित योजना भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बोल दें। अगर ये न्यूट्रल बात करें, यह सभी देश करता है और इसे करना भी चाहिए मेरे अनुसार। रीज़न उसके पीछे है ना कि हम क्यों पीछे रहेंगे। जो विकल्प कोई राष्ट्र, अमेरिका ले रखा है, देखिए एथिक्स और मॉरलिटी की बात कहाँ होती है ना। युद्ध और जो बदलते संदर्भ में युद्ध और इस प्रकार के व्यापार रणनीति में आप एथिक्स मॉरलिटी की बात नहीं करिएगा। अमेरिका भी हम पर 50% का लगा रख रहा है टैरिफ, केवल इसलिए कि उसको शक हो रखा है कि हम रूस से तेल आयात करें तो यूक्रेन पर क्या हो रहा है, उससे लाभ हो रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम विश्व का नेता बन रखे हो, क्यों बने हो ना, मत बनो। तुम दादागिरी नहीं कर सकोगे। मेरा राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हम कुछ भी करें, हम किससे लेंगे नहीं लेंगे हमको वो मैं तय करूंगा ना, आप कैसे तय कर लोगे। तो यही फैक्ट समझिएगा कि कोई राष्ट्र है ना दबाव डालना चाहता अपनी संप्रभुता को तय करवाने के लिए विभिन्न राष्ट्रों पर। तो चीन भी यही कर रहा था। तो चीन ये कर रहा था, दूसरे देश इस पर दबाव डालने लगे। अगर अमेरिका करता तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में या हम बात करें और भी सम्मेलनों में क्या होता है, अमेरिका की बोलबाली होती, तो वहाँ कोई नहीं बोल पाता क्योंकि वो सभी देशों को कर्ज दे रहा है। और कर्ज दे रहा है तो विश्व का सबसे बड़ा नेता बन के बैठा हुआ है, बिना मतलब का चीज़ें क्रिएट करते रहता है। पता नहीं रात को उठते सुबह उठते ट्रम्प बाबू को क्या समझ में आता है, समझ में नहीं आता है कि अमेरिकी जनता की बौद्धिक लोकतांत्रिक क्षमता कहाँ गई थी, जहाँ पर ऐसे नेताओं को चुन के भेजता है जो वैश्विक नेतृत्व को डैमेज कर रहा अपनी हठ धर्मिता के कारण। केवल अपनी हठ धर्मिता के कारण पूरा इकोसिस्टम, वर्ल्ड के इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। आज उसको नहीं समझ में आ रहा है कि कोप सम्मेलन में जो हम लोग बात कर रहे थे, पहले पेरिस सम्मेलन में बात कर रखे हैं क्या कि जलवायु परिवर्तन इतना बढ़ेगा तो हमारे विश्व पर क्या परिवर्तन, उसके लिए हमको ये करना चाहिए। ये नहीं समझ में आ रहा है कि यूक्रेन के मुद्दे पर हम जो चर्चा कर रहे हैं रसिया के साथ, रूस के साथ या इजराइल हमास के साथ बमबारियाँ हो रहा है, तो वहाँ पर आपको जलवायु परिवर्तन का मुद्दा नहीं देगा क्योंकि आपका हथियार बिक रहा है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें समझिएगा। तो कोई राष्ट्र अपनी संप्रभुता को कायम कराने के लिए अगर ऐसा कर रही है तो गलत नहीं कर रहे। शर्त क्या है, आप में वो क्षमता है वहाँ पर वो मॉडरेट करने के। अगर हमें और आपको क्षमता तो आप भी जाके कीजिए। तो यही याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला यही था। तो कुछ राष्ट्रों को लगा कि नहीं चीन कैसे आगे बढ़ जाएगा, तो उसमें ये चीज़ें उभर कर आई। तो फिलहाल याद रखिएगा, अब बी रेडी कॉन्सेप्ट आता है, बी रेडी इंडेक्स आता है, जिसके आधार पर आपको याद रखना 50 अर्थव्यवस्थाओं के साथ यह शुरू हुआ है और 2026 तक यह 180 देशों को कवर करने का प्रयास करेगा, जो आपको बी रेडी इंडेक्स के तौर पर आपको जारी किया जाए। हालांकि ध्यान रखिएगा 2024 का जो इंडेक्स आया था उसमें पिलर 1, पिलर 2 और पिलर 3 नाम से जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तौर पर दिया गया था। तो उसमें नाम हंगरी, आपको पुर्तगाल इस तरीके से आए हुए थे। इसी से 3 पिलर में आपको रिपोर्ट इस साल रिपोर्ट आया, बहुत ही क्रूशियल रिपोर्ट है। तो यहाँ पर आंकड़े इस बार आएंगे तो उसको हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। अब है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 याद रखिएगा, भारत सरकार ईज ऑफ
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तौर पर भारत सरकार 2014 में शुरू करता है, जो भारत सरकार उन पहलों को दर्शाता है जो नियामक सुधारों के माध्यम से व्यवसाय शुरू करने संचालित करने की प्रक्रिया है। तो भारत सरकार ने अपने राज्यों के लिए, अपने संस्थानों के लिए ये प्रकार के कॉन्सेप्ट लेकर आया है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं छठा अध्याय में अवसंरचना विकास पूंजीकरण व्यय में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में वह 2024 में 38.8% उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। तो याद रखिएगा सरकार क्या कर रही है, बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में आपको वृद्धि कर लगातार निवेश आप होते हुए देखेंगे इसमें। वहीं हम बात करें अंतरिक्ष क्षेत्र में, वर्तमान में 56 सक्रिय अंतरिक्ष उपग्रह का संचालन कर रहा है भारत, जिसमें भारत के जो अंतरिक्ष संस्थान है इसरो, वैज्ञानिक अनुसंधान उपग्रह के लिए 4 है, नेविगेशन उपग्रह के लिए 9 है, संचार उपग्रह के लिए 19 है और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 24 है। ये फैक्ट याद रखिएगा। इस तरीके से 56 सर्किट जो सक्रिय अंतरिक्ष उपग्रहों का संचालन कर रहा है। वहीं रेल औद्योगिक गलियारे में 29-30 तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। तो आप इसको याद रखिएगा, भारत सरकार का रेलवे में 2030 तक क्या लक्ष्य है, 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा से एनर्जी प्राप्त करना। वहीं पर राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 4 अत्याधुनिक औद्योगिक नगर विकसित किए जा रहे हैं। तो इसको याद करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ देगा। जैसे धोलेरा में गुजरात में स्थापित किया, सेंद्रा बिडकिन में महाराष्ट्र में, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश में। ये 4 आपको औद्योगिक 4 अत्याधुनिक औद्योगिक नगर है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस सारे फैक्ट को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है इसमें सड़क नेटवर्क और राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या। यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं। आप PYQ को देखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर रहे होंगे, जिसमें भारत का कुल नेटवर्क लगभग कितना है, 63.4 लाख किलोमीटर का जो सड़क नेटवर्क है वो कितना है, 63.4 लाख किलोमीटर, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई कितनी है, 1,46,195। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे कितना है, 1,46,195। इस फैक्ट को याद रखिएगा। वहीं वित्त वर्ष 2025 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ, तो लगभग 5853 किलोमीटर का। तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा। वहीं राज्य मार्ग में देश की कुल सड़क माल परिवहन लगभग कितना प्रतिशत है, तो 40%। तो यह सबसे ज़्यादा रखता स्थान है कि माल आवाजाही के लिए, लॉजिस्टिक आवाजाही के लिए क्या करता है, सबसे ज़्यादा कौन योगदान देता है, तो सड़क योगदान देता है। ठीक है ना। ऊर्जा क्षेत्र में नवंबर 2024 तक आंकड़े, भारत में बिजली क्षेत्र में कुल स्थापित क्षमता कितनी थी, आपको 456.7 गीगावाट। यह जो कुल बिजली है, सभी तरह की बिजली हम प्राप्त करते हैं, कोल से, नॉन कोल से, तो याद रखिएगा। वहीं 43% योगदान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, जैसे सौर, पवन और जल, वायु। तो यह सब आंकड़े याद रखने, यहाँ से प्रश्न पूछेगा आप लोगों को, कितना प्रतिशत योगदान हमारे कुल उत्पादन में आपको नवीकरणीय ऊर्जा से। तो याद रखिएगा, जो 5 ईयर प्लान जो था, वित्तीय वर्ष जो 2021 जो था, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा कितना था, 38.6% योगदान था। वहीं कोल अर्थात जीवाश्म ईंधनों से 61.4% था। वहीं अगर हम बात करें इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2025 में, जो आपको ध्यान रखिएगा, कोल में आपको हो गया 52.9%, तो घटा है। और यहाँ पर याद रखिएगा, जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा है 47.1%, जो बढ़ गया। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है आपको नवीकरणीय ऊर्जा में, और कितने प्रतिशत कमी दर्ज की गई है आपको जीवाश्म ईंधनों में। तो ये फैक्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सब तो आप लोग भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट करने की आवश्यकता। हर चीज़ देखिए, हर चीज़ समझाने और लिख देने के बाद उसको डिस्कस कर देने से नहीं होता। कुछ आंकड़े आप लोग तरफ से भी आने चाहिए ताकि क्लास एक्टिव लगे। अब देखिएगा, अगर हम बिहार की स्थिति बात करें, ग्रामीण अवसंरचना के संदर्भ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो क्या है, 100% कौन JJM को प्राप्त किया है। तो कुछ राज्य है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम। ये याद रखिएगा, जो JM जल जीवन मिशन के तहत 100% क्या किए, कवरेज प्राप्त कर लिए है। जिसमें याद रखिएगा नवंबर 2024 तक आपको जो आंकड़े दिए गए थे, 15.3 करोड़ आपको जो यहाँ पर नल कनेक्शन किया गया था। और याद रखिएगा, इसी के तहत, इसी एवरेज में
8 अगस्त 2025 का आंकड़ा मैं बोलूँ इसके जल शक्ति मंत्रालय के वेबसाइट से लेकर, तो याद रखिएगा कुल घरों की संख्या जहां पर कवरेज किया गया 1,67,550 और नल कलेक्शन वाले घरों की संख्या 95.171% हो गया। तो हम भी बहुत करीब हैं 100% जेजेएम के लिए। तो याद रखिएगा ये सब फैक्ट आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा याद करना, रिविजन करना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां से आपको प्रश्न पूछेगा वैश्विक विनिर्माण में कितना हिस्सेदारी भारत का है, तो 2.8% है। इसे याद रखिएगा। चीन जबकि 28.8%। सोच के देखिए हम कितने पीछे हैं, कितने पीछे हम लोग, 10 गुना पीछे उसे चल रहे हैं विनिर्माण में। अगर मैन्युफैक्चरिंग में हम बात करें तो 10 गुना पीछे चल रहे हैं। तो हमें सरकार, हमारे लोगों को, हमारे इन्वेस्टर को, हमारे कंपनियों को ये सोचने की ज़रूरत है, अगर हम चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता कर रहे हैं एक गुड जेस्चर के तौर पर, हम बाज़ारों में अपना स्थिति बनाने के लिए, तो हमको किस क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। और मैंने आप लोगों को याद होगा डीएनए में एक बात बताया था, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जब मैं कराता था, तो उसमें एक बात बोला था, आप लोग को याद है, भारत विकसित तब होगा जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। पूरे विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब जब तक इंडिया में नहीं आएगा, मैन्युफैक्चर नहीं होगा, तब तक हम विकसित भारत की उस संकल्पना को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हम आंकड़ों के साथ तो पहुंच जाएंगे, हमें और भी क्षेत्रों के साथ पहुंच जाए, पर हमें कंट्रोल करना है, विश्व को कंट्रोल करना है और भारत को एक दबदबा वाला राष्ट्र अर्थात अमेरिका, चीन जैसे राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है कि केवल हम भावनाओं के साथ भारत को इज्जत नहीं दिया जा रहा, उसके विदेशी नीतियों के साथ भारत को इज्जत नहीं दिया जाएगा, आर्थिक स्थिति के आधार पर इज्जत दिया जाएगा। कि भारत अगर खुट्टा गाड़ दिया यहाँ पर, अपना डंडा गाड़ दिया, तो इससे इधर दुनिया नहीं जाएगा और इधर दुनिया नहीं जाएगा, इसी और आएगा। अगर वो स्थिति प्राप्त करना है तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाना होगा, क्रिएट करना होगा उस स्थिति में जो चीन और अमेरिका जहां तक पहुंचा हुआ है। अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2025 में भारत में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ है, 6.2%। औद्योगिक क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है, कोर सेक्टर में कितना हुआ, ये सब प्रश्न पूछ सकता है। वही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बन गया। पहला कौन है? चीन है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा, प्रश्न पूछ देगा यहाँ पर। अगर हम बात करें 2024 में सीमेंट उत्पादन कितना था, 427 मिलियन टन था। सीमेंट का घरेलू खपत कितना था, 290 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा आप लोग कि प्रति व्यक्ति कितना किलोग्राम सीमेंट खर्च कर रहा है। तो खर्च करने का मतलब सीधा सा है कि अवसंरचना निर्माण कर रहा होगा, सीमेंट को खाएगा थोड़ी है। अवसंरचना निर्माण कर रहा है तो अवसंरचना निर्माण कर रहा है तो सीधा सा याद रखिएगा कोर सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा होगा। कोर सेक्टर तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारे देश के कोर सेक्टर कौन कौन से हैं। वैश्विक औसत खपत कितना है, 540 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। तो हम बहुत पीछे अभी भी चल रहे हैं यहाँ पर। तो यह भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि वैश्विक खपत कितना है सीमेंट में, तो 540 याद रखना है और हमारा कितना है 290। तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद करके जाना। अगर वस्त्र और तकनीकी कपड़ा उद्योग में हम बात करें तो हम वस्त्र और परिधान में छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी 4% है। ये आंकड़े और भी बदलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि हमारे यहाँ उस प्रकार के विकल्प तलाशे जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग हब में। तो क्या हो रहा है कि हम अच्छे स्थिति में आएंगे आने वाले समय में। तकनीकी कपड़ा में 5वें स्थान पर, जो टेक्निकल टेक्सटाइल होता है, जो किसी प्रकार का इनोवेटिव टेक्सचर वाले कपड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम 5वें स्थान पर। यह क्षेत्र भारत का एक शुद्ध निर्यातक है, नेक्स्ट एक्सपोर्टर है। यहाँ पर हमें लॉस नहीं है, हम प्रॉफिट में ही है यहाँ पर। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब है चिकित्सा उपकरण में भारत वैश्विक उपकरण में बाजार की हिस्सेदारी लगभग 1.5% है। अगर चिकित्सा उपकरण बाजार में हम हिस्सेदारी कितना लगते हैं, 1.5%। और एशिया बाजारों में मामले भारत चौथे स्थान पर। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। और नवाचार, पेटेंट और अनुसंधान में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, पेटेंट में कराने में WIPO जो रिपोर्ट आती है 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर पेटेंट फाइलिंग में छठे स्थान पर। ध्यान रखिएगा आंकड़े बदले हैं, इधर नवीनतम आंकड़े आए हैं। जो नवीनतम आंकड़े आएंगे उसको मैं अपडेट कर दूंगा क्लास में अलग से। ये आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है, उसमें बात जो चर्चा की उसकी बात हो रही है। चलिए आगे बात करेंगे। 7वें नंबर पर यह ध्यान रखिए, WIPO विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग 2024 में भारत 4 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें चौथा वैश्विक स्थान प्राप्त करता है। तो यह याद रखिए, 4 शहरों का नाम याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपको। अब है कि जो हमारा वित्त वर्ष 21 के
रिसर्च जो एंड विकास के लिए भारत सकल व्यय कितना किया है? करोड़ रुपया, 1,27,381 करोड़ किया, जो जीडीपी का कितना प्रतिशत था? आपको 0.6%, जिसको बढ़ाकर विकसित देश 4 से 5% करते हैं और भी लोग ज़्यादा करते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्च होना चाहिए, ताकि हम अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमें 9 रुपया प्राप्त होता है इन्वेस्ट। अगर अंतरिक्ष में 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 7 रुपया प्राप्त होता है। ये फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। आंकड़े बदल जाते हैं देशों के अनुसार। और एमएसएमई क्षेत्र और रोजगार में बात करें तो एमएसएमई क्षेत्र में आपको 23.24% करोड़ लोगों को क्या कहते हैं, 23.224 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता किया, जो भारत की रोजगार संरचना में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आपको ये सब सारे फैक्ट याद रखने। क्लियर है? अब यहाँ पर 8वें नंबर पर 8वें अध्याय पर आते हैं, सेवा क्षेत्र में वैश्विक स्थान कितना है? तो वैश्विक योगदान भारत का सेवा क्षेत्र में 4.3% हिस्सेदारी के साथ विश्व में कितने स्थान पर? 7वें स्थान पर। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र में वैश्विक योगदान कितना है? 4.3%, रैंक के आधार पर 7वां है। वहीं 2024 में भारत सेवा निर्यात, कंप्यूटर सेवा और वाणिज्यिक सेवा, कुल सेवा निर्यात लगभग 70% रही है। ये सब सारे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है आपको सेवा क्षेत्र में घरेलू योगदान। तो जो हमारा सकल मूल्य वर्धन है अर्थात ग्रोस वैल्यू एडेड है, जिसमें हम ह्रास को हटा देते हैं, क्षेत्र सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2025 में 55% पहुंच गया। तो यह फैक्ट याद रखिएगा। तो 55% हमारा सेवा क्षेत्र का योगदान जीबीए के तौर पर है, जीबीए, ठीक है ना। तो यह फैक्ट याद रखिएगा। एफडीआई में आपको 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। तो ये सब सारे फैक्ट याद रखिएगा। भारतीय रेल सड़क में हम बात करें, रेलवे ट्रैक की हम बात करें, लंबाई 4था सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारे देश का है विश्व में। अब इसके अतिरिक्त भारत सरकार वित्त वर्ष 2029 तक सभी 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को बाधा मुक्त टोलिंग सिस्टम से हटाएगी, अर्थात जिसको हम बोलते हैं BFT बोलते हैं, इससे मुक्त करेगी। तो ये आपको याद रखें, किसी प्रकार हाई स्पीड कॉरिडोर में टोलिंग सिस्टम है ना, उसको खत्म करने की बात कर रहा है। गाड़ी ऑटोमेटिक उसको टग कट जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, ये भारत सरकार का विजन है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 याद रखिएगा। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के माध्यम से भारत को जहाज निर्माण में वैश्विक शीर्ष 5 स्थान में शामिल करने का लक्ष्य रखता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और 47 तक भारत को जो हमारा मैरीटाइम है अर्थात जहाज निर्माण और मरम्मत क्षेत्र में भारत को किस रैंक में प्राप्त करने के लिए, अच्छा किस सूची में शामिल करने का लक्ष्य रखता है? तो शीर्ष 5 में रखने का सूची बना कर रखा हुआ है। अब जो जल मार्ग 9 वाहन है, कुल लंबाई आपको 14,850 किलोमीटर है, जो अक्टूबर 2024 तक देश में 26 सक्रिय जल मार्ग परिचालन में हो रहे हैं। हालांकि 100 से अधिक जल मार्गों की पहचान की जा चुकी है, पर अभी 26 में सक्रिय जल मार्ग आपको चलाए जा रहे हैं। तो ये सब फैक्ट याद रखिए, जहां पर आवाजाही सामानों को एक देश से दूसरे जगह हो रही है। अब है कि 9वें में आते हैं, कृषि और खाद्य प्रबंधन में। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, अर्थव्यवस्था में योगदान कृषि क्षेत्र का क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 16% का योगदान दिया, जबकि यह 46.1% आबादी को आजीविका का स्रोत देता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको स्टार रखना है कि जीडीपी में कितना योगदान देता है, 16.1, और आजीविका अर्थात आजीविका के साधन उपलब्ध कराता है 46.1%। देखिए यहाँ पर वृद्धि दर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ? तो 3.5% याद रखना, दर्ज किया गया। वहीं वित्त वर्ष 2017 से 23 में इतने कार्यकाल में औसत वृद्धि दर 5% रही है, अर्थात 2017 से लेकर 2023 तक भारत आपको कितने प्रतिशत वृद्धि तक कृषि क्षेत्र में वृद्धि की है? 5% वृद्धि दर के साथ, वार्षिक वृद्धि से, औसत वार्षिक वृद्धि के तौर पर ध्यान रखिएगा। वैश्विक स्थिति में बात करें, भारत एक प्रमुख वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में विश्व उत्पादन में 11.6% योगदान करता है। ये सब सारे फैक्ट याद रखने हैं, यह डायरेक्ट प्रश्न आपको दिख जाएंगे। और मैंने क्या किया, आप लोगों को पूरा इकोनॉमिक सर्वे सब टॉपिक में अरेंज करके दिया है, ताकि आपको चीज़ों को आसानी से कलेक्ट करने में आसानी हो जाए। नहीं तो जाके देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण तो देते हैं, पर क्या करते हैं, वो मिक्स कर देते हैं। आपको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता, रटना पड़ता है। सबको मैंने बुलेट कर दिया हूँ, कलर कर दिया हूँ, ताकि आपको क्या हो, शीर्षक पहचानने में। जैसे आपको केवल याद करना है, मान लीजिए आपको वृद्धि दर, कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर याद नहीं आ रहा है, तो कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर का टॉपिक निकालिए, तुरंत दिख जाएगा आपको। आपको क्या करना, पशुपालन क्षेत्र में क्या है,
स्थिति है। तो 30.23% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये सब आपसे प्रश्न पूछेगा, तो आप सब टॉपिक से क्या कर पाएंगे, चीज़ों को कलेक्ट जल्दी कर पाएंगे। यह मैंने थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से आप लोगों को एक हेल्प किया, जहाँ पर आप ना कम समय में अधिक चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, पूरा मान लीजिए 25 पेज का किसी का नोट्स है, तो 25 का 25 पेज आपको पढ़ना पड़ जाएगा। जरूरी है कि आपको हर चीज़ पढ़ने, आप पहले से बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो पहले सेग्रेट करके रखा होगा, तब ना आप चीज़ों को इसी तरीके से पढ़ पाइएगा। तो सब का मैंने टॉपिक, सब जैसे मेन टॉपिक हुआ, सब टॉपिक हुआ, और उसका सब टॉपिक जो माइक्रो टॉपिक मैं जिसे बोलता हूँ, तो सारे को अलग कर दिया। तो याद रखिएगा। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड में आपको कितना है, 9.81 लाख का ऋण बकाया है। तो ये आंकड़े दिया है करोड़ लाख का। ध्यान रखिएगा 2024 तक आपको 7.75 करोड़ सक्रिय KYC खाते मौजूद है देश में। तो इस तरीके से कुछ आपको आंकड़े याद आएंगे। कृषि जोत की संरचना की बात करें तो सीमांत और लघु किसान जो आमतौर पर 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती करते, देश की कुल कृषि जोतों का लगभग 85% है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, BPSC में यहाँ से प्रश्न पूछा भी है, ठीक है ना। ऐसे मत लीजिएगा हल्के में कि इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न नहीं आते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रश्न आपको पूछ देगा। फिर कृषि खाद्य निर्यात में 2024 में भारत कृषि और प्रसंस्करण खाद्य में निर्यात बढ़कर कितना अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, 46.44 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो देश के कुल निर्यात का 11.7%, जो हम कुल निर्यात करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, उसमें 11.7% केवल कृषि खाद्य निर्यातकों का आता है। ये सब सारे फैक्ट आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त 10वें नंबर पर आते हैं जलवायु और पर्यावरण संबंधी जो अध्याय है, उसमें क्या क्या बातें की, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। जैसे भू नीर आपको पोर्टल, जहां पर सितंबर 2024 में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य भूजल संसाधनों का प्रबंधन और विनियमन करना, ताकि डिजिटल उपलब्धता हो सके, हम कैसे हमारे भूमियों का संरक्षण कर सकते, जल के स्तर को बढ़ा सकते, या जल के आंकड़ों को हम यहीं से प्राप्त कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, जल जागरूकता अभियान चलाया गया। बायोमास ऊर्जा परियोजना के तहत 31 दिसंबर 2024 तक बायोमास आधारित बिजली सह उत्पादन परियोजनाओं में कुल संस्थापित क्षमता कितना है, 9.8 गीगावाट, जो ग्रिड से जुड़ी है, और 0.92 गीगावाट समतुल्य जो ऑफ ग्रिड से जुड़ी है। यह स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो याद रखिएगा, जो हमारा बायोमास ऊर्जा परियोजना में ग्रिड के साथ जुड़ी हुई कितनी है, 9.8 गीगावाट, ये आंकड़े होगा। इसे अच्छे से स्टार रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। सौर ऊर्जा पार्क, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 55 सौर ऊर्जा पार्कों को स्वीकृत किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा याद रखिएगा राजस्थान। 13 राज्यों की बात करें, 13 राज्यों में ये 55 सौर ऊर्जा पार्कों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, 10 है, 9 है, 8 है, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखिए। और भी राज्य हैं जिसमें बिहार शामिल नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। अब स्थापित कितना होगा, 39.9 गीगावाट। यह भारत के ऊर्जा संक्रमण के लिए एक महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से याद करके जाना है। सौर ऊर्जा पार्क कितने स्वीकृत किए गए, कितने राज्यों में किए गए, किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। अब सार्वजनिक ग्रीन बॉन्ड की बात करें 2025 में अब तक भारत सरकार के द्वारा 11,697.40 करोड़ रुपये मूल्य के 10 वर्षीय सार्वजनिक गोल्ड आपको जारी किए जा चुके हैं। वहीं आगे लक्ष्य है कि 10,000 करोड़ का और भी जुटाने का प्रयास है, तो लगभग 21,000 अप्रोक्स आएगा यहाँ से, तो अच्छा होगा। मिशन लाइफ की बात करें, लाइफ स्टाइल ऑफ जो इन्वायरमेंट है उसके लिए, जो 2022 में शुरुआत हुआ, 2028 तक पर्यावरण कार्रवाई के लिए 1 अरब वैश्विक नागरिकों को जोड़ने का लक्ष्य रखता है। मिशन के तहत 2028 तक भारत 80% गाँव और शहरों के लिए पर्यावरण अनुकूल व्यवहार अपनाने वाले क्षेत्र को विकसित करेगा, ऐसा बात करा। तो 2028 तक कितने प्रतिशत भारतीय क्षेत्रों को इस लाइफ योजना के तहत जोड़ने की बात कर रहा है, तो 88%। याद रखिए कितना अरब वैश्विक नागरिकों को जोड़ने का बात कर रहा है, तो 1 अरब लोगों को। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। शुरुआत कब हुआ है, 2022 में लाइफ योजना का, और 2028 तक के लक्ष्य को तय करता है। तो सारे फैक्ट को याद रखिएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, भारत जो NDC की ओर से प्रगति बताता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा में 2030 तक 50% अद्यतन जो NDC लक्ष्य को
तुलना में जीवाश्म जो हमारा ईंधन है, ईंधन स्रोतों स्थापित बिजली क्षमता 30 नवंबर 2024 तक 46.8% तक पहुंच गया है। तो इसका फैक्ट याद रखिएगा। वन क्षेत्र में आपको याद रखना है, जो नवीनतम वन सर्वेक्षण 2024 के अनुसार 2030 तक 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन CO2 समतुल हम अतिरिक्त कार्बन सिंक को क्रिएट कर पा रहे हैं। तो यह लक्ष्य बताए। SDG लक्ष्य जो है, सॉरी यहाँ पर देखिए एरर कर दिया है, SDG लक्ष्य की बात हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए एरर केवल हम लोग ही नहीं करते, भारत सरकार के द्वारा भी एरर हो जाता है, तो थोड़ा सा सभी को कोऑपरेट करने की जरूरत है। मैं वही सोचूं NDC क्या दिया जा रहा है, तो SDG, ठीक है ना। SDG में आपको लक्ष्य है, तो थोड़ा सा सभी को कोऑपरेट करनी चाहिए। गलतियां हम लोग तरफ से ही केवल नहीं होती है, गलतियां केंद्र के सरकार के तरफ से भी हो जाती है। तो चलिए, जो सबसे महाकमा सबसे ज़्यादा वहाँ है, सोच के देखिएगा। चलिए, वर्ष 2005 में वर्ष 2023 के बीच कितना बिलियन टन CO2 है आपको दिया गया है, तो आपको समतुल अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया। तो इस तरीके से आंकड़े दिए गए। अगर हम बात करें इसमें योगदान की, तो सबसे ज़्यादा कोल आपको 46.20% योगदान देता है। उसके बाद याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्या होगा, सोलर उसके बाद आना चाहिए। सोलर आपको याद रखिएगा 20.60% योगदान। उसके बाद विंड का, विंड आपको याद रखना है, हाइड्रो विंड 10.5%, विंड आपको, हाइड्रो आपको 10.3%। उसके बाद आपको आएगा अदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उससे आपको आएगा 3.5%। उसका छोटा छोटा मात्रा सबका, गैस जो है आपका, गैस से आपको 5.4% है। तो सबसे ज़्यादा कोल, सोलर, विंड, याद रखिएगा हाइड्रो, याद रखिए। 3 चीज़ों को याद रखना है ताकि वहाँ से प्रश्न पूछ सके। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। चलिए चलिए अब ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में पहुंच की विस्तार करना। 11वां अध्याय जो है, शिक्षा क्षेत्र निवेश में उपलब्धियां क्या रही है। तो ध्यान रखिएगा, वित्त वर्ष 2025 में शिक्षा कुल सरकारी व्यय 9.2 लाख करोड़ पहुंच गया है, जो मानव पूंजी विकास की प्राथमिकता देने की दिशा में। हालांकि मेरी अपनी पर्सनल राय है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम बेहतर नागरिकों का निर्माण कर सके, और शिक्षा क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगे, उसका बाय प्रोडक्ट के तौर पर बहुत सी चीज़ें निकल कर आएंगी। तो हमें और भी निवेश बढ़ाने की जरूरत है, यहाँ पर है। अब स्कूली शिक्षा प्रणाली में याद रखिएगा 24.8 करोड़ छात्रों सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें लगभग 69% छात्र क्या है, सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत है। विद्यालय में बात करें, गिरावट की बात करें, जो विद्यालय छोड़ने की दर से, यहाँ से प्रश्न पूछा है तो स्टार रखिएगा आप लोग। विद्यालय छोड़ने का दर क्या है, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे गए। तो याद रखिए, प्राथमिक स्तर पर 1.9% दर है कि छोड़ देते हैं लोग विद्यालय। उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको 5.2%, माध्यमिक स्तर पर 14.1% है। इस तरह से सेग्रेट करके डाटा दिया गया, याद करने में आसानी होगा, नहीं तो क्या होगा, आंकड़ों में फंस कर रह जाएगा। तो केवल क्या करना, जहां जरूरत है वहां से आंकड़े निकालिए। सरकार 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER जो है 50% पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो आपसे प्रश्न यहां से पूछ सकता है, कब तक 50% GER लक्ष्य रखा है, तो 2035 तक। तो यह फैक्ट याद रखिएगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार मासिक औसत प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कितना है 2023-24 के अनुसार, ग्रामीण भारत में 4122 रुपया और शहरी भारत में कितना है 6996 रुपया, जो मासिक जो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है। तो इस तरीके से कुछ डाटा फैक्ट है, इसे याद करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं रोजगार में। 12वां जो हमारा जो अध्याय है, अब 10 मिनट और 5 मिनट 10 मिनट चलेगी क्लासेस, परेशान नहीं होना है। जनसांख्यिकीय प्रोफाइल में बात करें, कुल जनसंख्या 26% हिस्सेदारी, जिसमें 10 से 24 वर्ष के लोग आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिससे विश्व सबसे युवा देशों का भारत बना देता है विश्व में। तो याद रखिए इस आंकड़े को, कितना प्रतिशत 10 से 24 वर्ष के हैं, तो याद रखिएगा 26%, ठीक है।
अब है दूसरा, औसत आयु लगभग 28 वर्ष है हमारे देश का, जो युवा वर्गों की बात कर रहे हैं, जबकि 78% जनसंख्या कार्य क्षेत्र जो है कार्य क्षेत्र समूह में आता है 15 से 64 वर्ष का। अगर हम बात कर ले कार्य समूह जो 15 से 64 वर्ष को हम कार्य समूह वाला कहते हैं, उसकी जनसंख्या कितनी है? 68%। जो कार्यशील जनसंख्या बोली जाती है, कार्यशील जनसंख्या, तो इस फैक्ट को याद रखना। क्लियर है? तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कार्यशील जनसंख्या कितनी हमारे देश की है, तो आपको 68%। वहीं 2026 तक भारत कुल निर्भरता अनुपात घटकर आपको 54.3% होने की संभावना है, जो संसाधनों के बोझ कम होने और उत्पादकता बढ़ने की अपेक्षा को दर्शाता है। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट याद रखिएगा। और यह जनसांख्यिकीय लाभांश लगातार बीपीएससी के मेंस में प्रश्न पूछा है। आपको ऐसे ही आंकड़े याद रखने हैं, अभी यहाँ नहीं काम देगा, तो मेंस में लगातार 1 महीने के बाद जैसे चीज़ें अपडेट हो जाएंगी मेंस के लिए, तो आपको ये सब आंकड़े याद रखने होंगे, नहीं तो इसका लाभ ही नहीं, आपका बेस आंसर राइटिंग निकल कर ही नहीं आएगा। अब रोजगार कार्यबल की बात करें हम, तो ध्यान रखिए अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर 15+ आयु वर्ग के लिए 2022-24 में घटकर 3.2% हो गए। तो बेरोजगारी दर घटा है और रोजगार सृजन में सुधार हुई है। तो सरकार रोजगार दे पा रही है, आंकड़ों में यह बताई गई है। स्वनियोजित श्रमिकों की भागीदारी वृद्धि हुई है, जो 23-24 के कुल कार्यबल में आपको 58.4% हो गई है। तो इस तरीके से जो श्रम बल भी है नियोजित श्रमिकों का, वो भी बढ़ा है। अब कृषि क्षेत्र में रोजगार याद रखिए योगदान बढ़कर 46.1% हो गया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है 64.4%। इसे स्टार श्रेणी में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो 64.4%, ये आंकड़े याद रखिए। यह ग्रामीण आजीविका में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। सोचिए ग्रामीण आजीविका में योगदान महिलाओं का इतना क्यों है? उसके 2 कारण आप प्रमुखता से मान सकते हैं। एक तो हमारे देश का पलायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोग जो मेल हैं वो क्या करते हैं, कमाने के लिए अपने क्षेत्रों को छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर महिलाएं बच जाती है, तो महिला ही ज़्यादा श्रमिक के तौर पर काम करती है अपने खेतों में। दूसरा, आपको छिपी हुई बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा कारक माना जाता है इस आंकड़ों के लिए। तो 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था में विस्तार। तो हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय बोलता है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक $1 ट्रिलियन अवधि होने जाने की अनुमान है। अर्थात 2025 के अंत तक आते आते हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या कर पाएंगे, डिजिटल अर्थव्यवस्था क्रिएट कर पाएंगे। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। वहीं गीग इकोनॉमी की बात कर ले तो तेजी से बढ़ रहा है और 2029-30 तक यह भारत की गीग कार्यबल आपको 23 करोड़ हो जाएगा। तो गीग इकोनॉमी कौन होता है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है। जो आपको गीग इकोनॉमी के तौर पर, जैसे हम लोग स्विगी में काम करते, जोमेटो में काम करते, इस तरीके जो गीग इकोनॉमी के तौर पर काम कर रहे हैं उनकी बात हो रही। अक्षय ऊर्जा की बात करें तो 2023 तक कुल अनुमानित 1.02 मिलियन नौकरियां उपलब्ध कराई इस क्षेत्र में। जल विद्युत क्षेत्र हाइड्रो पावर सबसे बड़ा नियोक्ता बना, जो 4.53 लाख से अधिक रोजगार प्रदान किया है, जो आपको वित्त वर्ष 2023 में। तो ये आंकड़े दिया गया है, तो आपको याद रखना है। प्रवासी भारतीयों के लिए भूमिका की बात करें तो वैश्विक प्रवासी जनसंख्या लगभग कितना करोड़ है, 3.2 करोड़, जो 32 मिलियन है। और सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, उसके बाद यूएई में रहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसके बाद अन्य भी देश शामिल है, सऊदी अरब भी आता है। तो सऊदी अरब, ये सब आंकड़े चेंज होते रहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी आबादी शामिल है, जो हम विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी देश के तौर पर भी जानते हैं कि हमारे लोग विदेशों में रहते हैं, जो विदेशी मुद्रा, निवेश और वैश्विक संपर्कों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति बनने में मदद करता है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ प्रवाह उनके द्वारा भेजा जाता है घरों में। तो यह भी याद रखिएगा, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपसे प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। 13वां है, अंतिम है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए, जो आपको एआई के क्षेत्र में आर्थिक सर्वेक्षण में अंतिम अध्याय के तौर पर था। यह यहाँ पर कुछ शंकाएं बताई गई है कि देश के कुछ लोगों को यह शंकाएं कि इससे क्या होगा कि देश में जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा, जो हमारे ट्रेडिशनल रोजगार है। तो यहाँ पर आईएलओ के अनुसार एक बात बोली गई है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कि जो शौचालन के चलते वैश्विक स्तर पर लगभग 75 मिलियन नौकरियां पूर्ण रूप से स्वचालित होने की जोखिम में है। तो देखिए, मेरा यह मानना है ना, बतौर मैं अगर न्यूट्रल आकलन करूँ, तो अगर किसी क्षेत्र का लॉस हो रहा है, मान लीजिए एआई के आने से
हमारे ट्रेडिशनल वर्क है वो अगर प्रभावित हो रहे हैं तो न्यू वर्क तो डेवलप होंगे ही ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते कंप्यूटर का ही बात करें, कंप्यूटर बोला जा रहा था जब जब वो कंप्यूटर दौर आ रहा था तो यह रोजगार छीन लेगा लोगों का। तो आज कंप्यूटर क्या ज़रूरत है आप लोग सभी लोगों को, घर घर बच्चे को पता है, ठीक है ना। तो ये समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को या अन्य लोगों को। या आंकड़े इसलिए दिए जाते हैं ना कि ताकि इससे सिस्टम इकोसिस्टम को प्रभावित किया जा सके या इससे इकोसिस्टम को बेहतर रूप से और काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा। अब बोला जा रहा है कि हम एआई से क्या करेंगे, हमको लॉस हो जाएगा। तो एआई और भी हमें विकल्प देगा, नए नए विकल्प, कौशल रोजगार को बात करेगा, कौशल रोजगार की बात करेगा। तो ट्रेडिशनल रोजगार में जहां एक का दैनिक मजदूरी अगर 700 रुपया है, वहीं कौशल रोजगारों की जो मजदूरी होगी 2500 रुपया दैनिक होगा या उससे भी अधिक होगा। तो लोगों की आय तो बढ़ सकती है ना। तो यहाँ पर सभी लोगों को एआई थोड़े, मान लीजिए घर बनाना हमको है, घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए विकसित देशों में हो सकता है मशीनरी लगाई जा सकती है, अल्प विकसित और विकासशील देशों में अभी भी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी या न्यूनतम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही चीज हो सकता है। तो हम कौशल विकास को क्रिएट कर सकते हैं, कौशल विकास को क्रिएट कर सकते हैं इससे विकल्प के तौर पर। तो ये सारे फैक्ट याद रखने आप लोगों को। केवल चिंताओं को लेकर ही प्रश्न नहीं खड़े जाते, उसके विकल्प को भी तलाशने की आवश्यकता है ना। तो सरकार इसी पर बात बोलती है कि IIM अहमदाबाद के द्वारा किए गए हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि 78% कर्मचारी इस आशंका में व्यक्त करते हैं कि अगले 5 वर्षों में उनकी नौकरियां AI के द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से स्वचालित हो सकती है। तो ये आंकड़े देखिए दिया जा रहा है, बहुत अच्छा है कि आंकड़े हम इस तरीके से होंगे, प्रभावित होंगे, पर विकल्प भी नए आएंगे, यह भी याद को रखना है। अभी नेस्कॉम बोलता है कि भारत AI बाजार 2047 तक 25 से 35% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। तो यह सोचिए हमारे GDP में योगदान भी देगा विकल्प के तौर पर। तो जिन क्षेत्रों में यह AI कॉन्सेप्ट आएगा उसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जहां पर इसका प्रभाव नेगेटिव दिखे उसको हमको नए विकल्पों के साथ उसको पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है। तो देश का वैश्विक AI नवाचार केंद्र के रूप में उभर सकता है। भारत की रोजगार चुनौतियों की आवश्यकता, जो भारत बोलता है कि 2030 तक अपनी बढ़ती कार्यशील जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर कृषि क्षेत्रों में प्रतिवर्ष औसतन 78.5 लाख नए रोजगार अवसर सृजित करने होंगे। तो यह भी बात बोल रहा है, जो गैर कृषि क्षेत्र है वहां पर प्रति वर्ष क्या करना होगा, 78.5 लाख कितना होगा आपको रोजगार सृजित करने होंगे। तो इससे क्या होगा, हम संतुलन बना सकेंगे। ये सारे फैक्ट इसके द्वारा बताए गए। कुल मिलाकर बात यही है, सारी चीज़ें समाप्त हो गई। सारी चीज़ों के साथ हम लोग आंकड़ों के साथ खेल लिए। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बजट का सेशन अगर हम बात करें, एक सेकेंड, मैंने आप लोगों को बजट और सर्वे दोनों कवर कराया। तो आपको क्या करना है, किन किन टॉपिकों को कवर करके जाना है। बजट में ध्यान रखिएगा सामाजिक उत्थान, जो भी नया आया होगा कॉन्सेप्ट उसको कवर करना। इधर भी सामाजिक उत्थान संबंधी जो आंकड़े हैं उसको देख लेना है। दूसरा, आपको वित्तीय अनुशासन, इधर भी वित्तीय अनुशासन से संबंधित जो होगा, अनुशासन से संबंधित जो आंकड़े होंगे उसको देख के जाना है। नेक्स्ट इधर याद करना आप लोगों को है नियामकीय संस्थाओं में क्या क्या बदलाव हुए हैं या नियामकीय संस्थाओं को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, आपको बजट में आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको आंकड़ों के साथ रहना है। जैसे प्रथम स्थान क्या है, द्वितीय स्थान क्या है, तृतीय स्थान क्या रहा है, या भारत का स्थान क्या है। किसी क्षेत्र में भी बोले छठा है, सातवां है, पांचवा भारत का स्थान, जहाँ जहाँ होगा आपको रिवीजन करके जाना है। नेक्स्ट है, उसके बाद चौथा टॉपिक आपका आएगा इसमें, और हरित आवरण से संबंधित कुछ होगा। हरित आवरण अर्थात जो इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए हम बहुत से बजट आवंटन करते हैं, उसमें बात हो रहा है। इधर भी आंकड़े आए हैं SDG का, तो SDG का रिपोर्ट अच्छे से देख के जाइएगा, उसमें क्या बोला, भारत सरकार क्या लक्ष्य रखा हुआ है। फिर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या आपको
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या आपको नए बजटीय आवंटन किए गया, उसका लक्ष्य क्या है, यहाँ पर आपको याद रखना है। इकोनॉमिक सर्वे में आपको रोजगार से संबंधित, रोजगार, श्रम वृद्धि प्लस एक याद रखना है व्यापार, व्यापार या हम इसको कह सकते हैं क्षेत्र बोल सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। याद रखना इसके आंकड़े थोड़ा कम से कम इतना को कम से कम अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा ताकि आप बेहतर स्थिति में हो। बाकी और भी चीज़ें जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाया उसको कवर कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्लास होगा राष्ट्रीय पुरस्कार में 2 टॉपिक हम लोग कर लेंगे, पद्म पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो यहाँ से शॉर्ट वीडियो अब स्टार्ट होगा आज के बाद से, जो भी क्लासेज जब नेक्स्ट आएगा तो वहाँ पर शॉर्ट वीडियो में एक ही वीडियो में सभी प्रश्नों का जवाब आप लोगों को दे देंगे। ध्यान रखिएगा 2 ही लंबा क्लास हुआ, एक बजट का और सर्वे का, क्योंकि यह एक ही क्लास में सारी चीज़ों को कवर करना था। उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। और साथ ही साथ क्या करना आप लोगों को नियमित रूप से अपने आप को क्या कहता सेल्फ असेसमेंट करना। पहली क्लास में जो 4 पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया था, थीम जो बताया था सक्सेस होने का, वो कायम बना के रखिए। अगर वो नहीं करते हैं तो कितना भी पढ़ा लिया जाए, कितना भी आप पढ़ लें, एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन रहेगा। तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना है। अपने अपने प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप हैं हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें समय देने के लिए, हमें हमारे साथ साझा होने के लिए और अपने कीमती वक्त को बेहतर रूप से एक नए आयाम देने के लिए हम धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक चीज़ों को ऐसे ही रिवीजन करते जाइए। कोई भी डाउट होगा दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके वहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने आप को क्या कहते हैं सेल्फ असिस्ट करवा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।